आज जो है खरा खास तौर से एक तो मैं प्रयागराज में जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरी तो अ, जो शंकराचार्य जी हैं उनने तो साफ कहा है कि भाई ये प्रयागराज जो है ये ढकोसला इन्होंने करा है। फोटो में होने चाहिए शंकराचार्यों की, जो मंडलेश्वर है उनकी फोटो में होनी चाहिए। केवल दो व्यक्तियों की फोटो क्यों लग रही है? और देखिए वहां पर स्टैंपेड हो जाता है और एक नहीं 3 जगह होता है, लेकिन सरकार ने उसको छुपा के रखा। आज तक सही आंकड़े नहीं दे पाए हैं। यहां तक भी ऐसे आरोप हैं कि गंगा के अंदर बहा दिए, जमीन में गाड़ दिए, यानी कि लोग मारे मारे घूम रहे हैं। जो अस्पताल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो है अब तक जो आंकड़ा जो है करीबन 500, 600, 700 के आसपास का आंकड़ा है, लेकिन सरकार जो है इसको छुपा रही है। और शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई उनको बताने में दिक्कत क्या है, भाई ये हादसा तो कोई भी हो सकता है। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ? क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट जो चल रही थी, वीआईपी ट्रीटमेंट जो चल रही थी उसके वजह से हुआ। तो ये जो नरसंहार हुआ है, ये जो हत्याएं हुई हैं, इसके लिए कौन कौन दोषी है उनको चिन्हित करना चाहिए इन लोगों को। दूसरा, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए और हरियाणा में करीबन 17 लाख वोट, तो वहां बड़ी 40 लाख वोट हमारे बड़ी विधानसभा और लोकसभा विधानसभा के बीच में। और उसके बारे में आंकड़े कांग्रेस ने मांगे थे। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, 8 मेंबर कमेटी बनाई है ईगल के नाम से। एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है, एक एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है। उसमें जो है उनका काम एक ही है कि वो तय में जाए। जो ईगल जो एक कमेटी बनाई है उनको ये है कि वो तय में जाए कि कितने लोग जो हैं, वोटें कितनी बढ़ी हैं, और मशीनों के बारे में भी। बल्कि ईवीएम मशीन के बारे में सोनिया गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन लाया जाए कि ईवीएम मशीन पे पूर्ण बैन किया जाए। और तीसरी बात यह है कि 100 दिन पूरे हो गए हैं, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कह रहे थे ना, इनकी गारंटी में था। 2100 रुपए कह रहे थे हम लाडो बहन महिला को देंगे, और बिजली की भी कह रहे थे फ्री दे देंगे। उसके बारे में आज तक कोई बात नहीं हुई। कर रहे थे आज ये जो 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के जो डॉक्टरों के पास जो जिन्होंने इलाज कर दिया उसका पैसा नहीं दे पाए। हमारे विधायक जी जो हैं प्रोसेशन कराते हैं, उसके बाद जो है कोई काम नहीं। विधायक का काम ये है कि नई भर्ती कराए सफाई कर्मचारियों। सफाई कर्मचारी जो हैं वो है नहीं। बजाय इसके कि आदमी जो है, कोई एमएलए कह रहा है मेरी चल नहीं रही, कोई कहता मेरा जो है टेलीफोन नहीं उठा रहा। तो हर दिन की ऐसी पतली हो रही है कि ना तो इनकी जो है सरकार मानता कोई। अनिल विज जो यूं कह रहा है कि मैंने सस्पेंशन के लिए ऑर्डर दिए थे, वो कह रहा है मेरी नहीं चल रही। मंत्री इनके अंदर आज किरण चौधरी का फोन नहीं उठाया एक अधिकारी ने। तो इनकी हालत तो ऐसी हो रही है कि ना तो इन्होंने जो वायदे किए थे 100 दिन पार हो गए हैं। लोग इंतजार में बैठे हैं कि 21 रुपए महिलाओं को कब मिलेंगे, या तो ये देंगे 1 साल पहले। खजाने में पहले इतना डेबिट हो गया है, 3.5 लाख करोड़ से ऊपर से ज्यादा कर्जा, शायद 4 पे पहुंच गया होगा।
हमारा टाइम पे जब 2014 में 75,000 करोड़ रुपए कर्जा था, अब जो है दुनिया भर का कर्जा हो गया। और दूसरा जो है, लड़कों का कॉलेज जो है उसके बारे में आज तक इन्होंने, श्रीमान जी ने चिन्हित नहीं करी जगह, भाई कहाँ लड़कों का कॉलेज बनेगा। लड़कियों का स्कूल जो बन रहा था, गवर्नमेंट स्कूल, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करी। जो बॉयज स्कूल के बारे में मैंने मुख्यमंत्री से खुद मिल के आया मैं, और मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो बिल्डिंग खाली पड़ी है, जो सैनिक स्कूल वाली बिल्डिंग है, इसमें स्कूल कॉलेज चालू कर दें। उन्होंने मैंने कहा भी नोट भी करो आप, नोट भी कराया उनको मैंने, और मैंने मसानी बराज का मामला भी उठाया। तो जो मुद्दे एमएलए को उठाने चाहिए वो तो उठाता नहीं है। ना तो मेडिकल कॉलेज की कोई बात करता, ना आईआईटी की बात करते, ना आईआईएम की बात करते। तो करना क्या है, एमएलए का काम क्या है कि नई नई योजना लेके आना। अब जो है, पहले तो रोज जो है पहुंच जाया करता था कमेटी में, अब सेटिंग हो गई है चेयरमैन से, बताते हैं। अब चेयरमैन बहुत बढ़िया हो गए। क्या तो चेयरमैन के ऊपर आरोप लगाया करता था, अब जो है चेयरमैन बहुत जबरदस्त हो गई, भला बिल्कुल हाथ से हाथ मिल गए। तो हालत ये है लोगों की। दूसरा, केजरीवाल जी जो है, श्रीमान जी जो है, यूं कहा करते मैं यमुना में गोता मारूंगा, और बीजेपी वाले, वो कहता है कि बीजेपी वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए, वो कह रहे हैं हमने एसटीपी नहीं लगाया। यमुना की हालत कितनी बुरी हो रही है। आज यमुना के अंदर जो है पानी जो है, आप ये सोचो अगर ये हालत दिल्ली की है, तो मेवात में जो पानी जा रहा है, गुड़गांव कनाल में जो पानी जा रहा है, उसकी हालत क्या होगी। रेवाड़ी के अंदर जो है एक भी नया वाटर प्लांट नहीं लगाया, एक भी नया वाटर प्लांट नहीं लगाया। वाटर प्लांट को लगाते, कोई कैनाल बेस स्कीम बनाते, तो कम से कम पानी तो मिलता। ना पानी है, ना बिजली है, और वो सांड सारे दिन घूमते सड़कों। बुरा हाल है। गायों का जो है रोज कहते हैं पशु मुक्त कर दिया है, कोई पशु मुक्त नहीं हुआ। कोई भी शहर के अंदर एक भी कोई काम नहीं हुआ हो, ये कह रहे हैं जी बस स्टैंड के पैसे आ गए। अब बस स्टैंड वहीं बना रहे हैं धारोड़ा में जहां पहले था, वहां की बजाय थोड़ा आगे जाके जमीन ले ले, वहां तो बस वैसे रुकेगी नहीं। पुल के नीचे जो है, जो अगर बस स्टैंड फिर बन गया तो दोबारा से उसका वो हाल हो जाएगा। और यहाँ पर ये बस स्टैंड कब शिलान्यास कर दिया, भाई शुरुआत का काम कब करेंगे। कह रहे हैं पैसा भी एलोकेट हो गया। एम्स का मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बना, महाराजा स्वराज में मेडिकल कॉलेज नहीं बना, तो इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। दिल्ली चुनाव में देखो दबा के हेराफेरी हुई है, और केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं किया। कोई भी काम, उन्होंने कहा था कि मैं गंगा साफ कर दूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं पानी पहुंचा दूंगा, उन्होंने एक अस्पताल नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया। केवल झूठ बोल बोल के कहते मेरी चलती नहीं है, एलजी मेरी चलने नहीं देता। और आप मुझे बताओ, क्या केजरीवाल जी ओथ ले सकते हैं? अगर फर्ज करो जीत भी गए, उनके ऊपर मनाही है कि किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, किसी फाइल के ऊपर वो जो है किसी अफसर को बुला नहीं सकते हैं, तो मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? कोई भी सरकार बनेगी कांग्रेस की मदद के बगैर, दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनने वाली। एक बड़ा सवाल, आरजेडी ने कोई नहीं किया, न्यूट्रल थी, और अब्दुल्ला ने कोई नहीं किया, केवल टीएमसी और समाजवादी पार्टी। शिवसेना कोई नहीं आया कंपेन करने के लिए। मुंह जुबानी बात नहीं चलती है, या कोई आया हो कोई उनके लिए
आकर कैंपेन किया हो। टीएमसी के अलावा बाकी जो है, आरजेडी ने साफ कहा है कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस हमारे साथ है, डीएमके हमारे साथ है, और आपका जो है जितने भी ये जो इन लोगों की कोई देखिए, और ये बात उन्होंने कह भी दी अखिलेश ने कि मैं गया जरूर था लेकिन मैं कांग्रेस के विरुद्ध नहीं गया। अब वो उनकी अपनी सोच है, उसका क्या इलाज है। अभी कल संदीप दीक्षित ने कहा है कि संदीप दीक्षित कोई ना तो कोई प्रवक्ता है पार्टी के, तो पार्टी की लाइन तो जो है, मेरी तो यही लाइन है कि बगैर कांग्रेस की मदद के आप पार्टी जो है दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी, उसको जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की। और कांग्रेस ने इस बार पिछली बारी से जो आंकड़े थे हमारे, पिछली बार हमारी 9% वोट हमें मिली थी, हमें 9%। इस बार मैं समझ रहा हूँ कम से कम 25% वोट अगर हमें मिल जाती है तो कम से कम 5 या से लेकर और 10 के बीच में सीट हमें मिल सकती है। भाजपा ये कह रही है, ये बात ठीक है उनकी। भाजपा क्या कह रही है तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं बना है। कारण क्या मानते हैं? कारण उसका एक ही है कि अभी ये चुनाव, इसके दिल्ली के चुनाव आ गए, अभी दिल्ली के चुनाव का फैसला करेंगे। अनिल भी बड़े सीनियर लीडर है, लेकिन उनका भी आज 36 का आंकड़ा है मुख्यमंत्री। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अनिल जो है वो 7 बार के विधायक हैं, उनको अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा, अगर वो किसी का सस्पेंशन का ऑर्डर करते हैं, किसी का अधिकारी उनका टेलीफोन जो है पे काम नहीं करते हैं, तो परेशान है। ऐसे ही अपना अनिल परेशान है जो अपना कोसली वाला है। ऐसे ही हमारा जो है कभी तो भजन गाने लग जाता है, कभी झाड़ू लगाने लग जाता है, फोटो सेशन नहीं करता, बाकी कुछ नहीं। मैंने अभी अपने भाषण में मैं कह रहा था कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े नारे लगाए थे, अब की बार ट्रम्प सरकार जैसे अब की बार मोदी सरकार कहते हैं। ये हमारे लिए कितना दुख की बात है कि हमारे यहाँ के नागरिकों के हाथ बंधे हुए हैं, पैरों में उनके बेड़ियां हैं, और किस तरह से उनको लेके आया जा रहा है जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल को आप लेके आते हैं। तो क्या मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलना चाहिए। ट्रम्प को तो उनके दोस्त भी हैं कि भाई दोस्त, मेरे नागरिकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा दुर्व्यवहार तुम क्यों कर रहे हो। ये हम सब लोगों के लिए, सरकार के लिए शर्मसार होने की बात है कि हमारे नागरिकों को ऐसे देश वापस लाया जा रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हो। ये हम सब लोगों के लिए शर्म होने की बात है। और मैं तो कहता हूँ बीजेपी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए शर्म की बात है कि मोदी जी जो डंका बजाते थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, उनका दोस्त वहां का प्रेसिडेंट है, कहना चाहिए उनको फोन करके भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे नागरिकों के साथ। मेरा तो अब पता नहीं, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट तो जीवन में रहना भी चाहिए। मेरे पिता को लगातार 6 बार रेवाड़ी की जनता ने बनाया, मेरे दादाजी को बनाया, मुझे बनाया। पर जहां तक बात है 55,000 लोगों ने मुझे अभी भी मत दिया है। मुझे इस बात के ऊपर बहुत गर्व है कि लोगों ने मेरा साथ दिया। जहां तक सतीश जी की बात है, अब बहुत लोग बहुत आरोप लगाते हैं भाई हो सकता है आखिरी में उनका कोई पैक्ट किसी के साथ हो गया है या किसी और का पैक्ट किसी के साथ हो गया है। संतुष्ट होने की राजनीति में अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति के अंदर तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं और बेहतर कैसे करूं। अब कप्तान साहब से बेहतर तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि तो लगातार 6 बार रह गए, तो अब कुछ और ऐसा करना पड़ेगा। फिर राजनीति के अंदर आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले से बेहतर करें। आने वाले समय में और मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे। टोटका ये अपनाएंगे कि जैसे राजस्थान के उन विधायक ने बताया कि भाई 200 मीटर दूर ये गाड़ी खड़ी रहती है, तो भाई अब की बार कार्यकर्ता और सजग रहेगा, वो ध्यान देगा भाई ऐसी कोई गाड़ी तो खड़ी तो नहीं है 200 मीटर के अंदर। तो इस तरह का कोई टोटका अपनाना पड़ेगा। और हाँ जी, ये अब मैं इसके ऊपर क्या आरोप लगाऊं, अब तो नगर परिषद का भी बहुत कम समय रह गया और मुझे लगता है ये आज पूरा शहर जानता है कि चेयरमैन ने क्या काम किया है। मुझे लगता है जितने भी चेयरमैन खराब से खराब रहा होगा उसको इस चेयरमैन ने अच्छा कहलवा दिया कि भाई ये चेयरमैन जो पहले रहे हैं ना वो उससे अच्छा था, चाहे कोई भी रहा हो। तो अब उस चेयरमैन के बारे में क्या बोलूं, विधायक के बारे में क्या बोलूं जो नकारा हुआ था कोसली से। अगर वो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा काम किया होता तो रेवाड़ी ना आता। और मैं किसी के ऊपर वैसे तो आरोप नहीं लगाता, पर आज रेवाड़ी की जनता देख भी रही है। मैं तो विधायक जी से केवल मात्र एक कहूंगा कि आपका काम केवल मात्र वो झाड़ू लेकर शहर में घूमना नहीं है। आपको तो ये देखना है कि कौन झाड़ू कहाँ नहीं लग रही है। आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ सीवर ओवरफ्लो है, वहां आप जाएं।
ये देखें कि कौन सा नगर परिषद का वो कर्मचारी है जो वहां नहीं आया टाइम पे। आप ये बताते हैं 10,000 कर्मचारी हैं रेवाड़ी शहर में, भर्ती करो, भर्ती आप नहीं करो। आपका काम ये है, आपको ये देखना पड़ेगा आज जो व्यवस्था है वो क्यों खराब है, क्यों चरमरा गई है, टूटी सड़कें, अतिक्रमण है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई हम लोग 2,000 रुपए देंगे, पेंशन को बढ़ा देंगे, तो इन सबको इनको पूरा करना चाहिए। और जहां तक बात है मिली भगत की, तो पूरा शहर जानता है किस तरह से लोग पहले आरोप इन पे लगाते थे। अब अचानक से आरोप लगाना बंद हो गया, तो भाई हो सकता है उनको अब उसके अंदर कोई बदलाव हो गया हो उनकी कार्यशैली में कुछ 15-20 दिन में। तो अलग बात है। चुनाव के बाद वैसे तो हमारे 2-3 कार्यक्रम हुए थे और रिजांगला दिवस हम लोगों ने मनाया था। उसके बाद आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव आ गया हरियाणा के तुरंत बाद, तो और वहां मेरा भी जाना हुआ, कप्तान साहब का भी जाना हुआ। और अभी पिछले दिनों हमारे ताऊ जी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद काफी दिनों तक कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। अब क्योंकि युवा कांग्रेस की हमारी मेंबरशिप चल रही है, उसके मद्देनजर आज हम लोगों ने एक कार्यकर्ता बैठक यहाँ पे रखी थी। लोगों ने अपने सुझाव भी यहाँ पर रखे और किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करेंगे रेवाड़ी में भी और प्रदेश भर के अंदर भी, उसके ऊपर हमारी विस्तार चर्चा हुई। देखिए, आपका मैं पूरे देश में मेरा घूमना भी हुआ और जहां भी मैं गया पूरे देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर, हर व्यक्ति के जुबान पे एक बात ये थी कि हम ये मान ही नहीं सकते कि रेवाड़ी की सीट आप हार गए। और हरियाणा के अंदर कोई सबसे मजबूती जो 5-7 सीट थी उसमें हम मानते हैं। भूपेश बघेल जी को अभी पिछले दिनों में लगाया था हमारा, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, तो वो सबसे 1 to 1 कर रहे थे। जब मेरी बारी आई उनको बताने की भी क्या कारण रहे, तो उन्होंने अपना सर ऐसे पकड़ लिया, बोला तुम तो हार ही नहीं सकते। बोले मैंने अपना खुद का इंटरनल सर्वे करवाया था। तो अब मेरे को नहीं पता भाई क्या बीजेपी ने इस्तेमाल किया, भाई ये टोपी का कारण इसके अंदर है, ये भी हो सकता है ध्रुवीकरण हो। मेरा अभी राजस्थान दौरा था क्योंकि मैं वहां प्रभारी लगाया हूं, तो मुझे एक विधायक वहां पर मिले जिन्होंने मुझे बताया कि भाई किस तरह से बीजेपी चुनाव के अंदर परिवर्तन करती है वोटों की। उन्होंने बताया कि उनके पास भी एक टीम आई थी जिसने उनको बताया कि 200 मीटर दूर वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और लैपटॉप के जरिए वो वोट शिफ्टिंग कर देते हैं। हर तीसरी वोट वो जिसको डालना चाहे उसको चली जाएगी। तो कई चीजें आजकल देश के अंदर चल रही है, अब किस प्रकार से उन्होंने उसको किया। और मैं तो इसका पक्षधर शुरू से रहा हूं कि भाई आपको बैलेट से वोट करानी चाहिए। जब अमेरिका जैसा देश है या और जितने भी देश हैं विश्व के अंदर, वो सब बैलेट से चुनाव कराते हैं, तो हमारा देश जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जब इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो इस सरकार को पीछे ना हटते हुए मोदी जी को आगे आकर कहना चाहिए भी हम तैयार हैं, बैलेट से आप लोग वोटिंग कराइए। और अगर बैलेट से नहीं भी कराना, आप ईवीएम से ही कराइए। उसके अंदर एक तरीका ये है कि आप एक साथ में बॉक्स रख दीजिए, आपकी जो वीवीपैट का जो मिलान ये करते हैं, जो पर्ची निकल के आती है, वो पर्ची निकले उसको आप डब्बे में डालो। अगर मुझे कहीं शंका है तो उन पर्चियों को गिन लिया जाए। अब ऐसा ही मध्य महाराष्ट्र के अंदर राहुल जी ने भी अभी कहा 70 लाख वोटें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर फर्क मिली है। तो आप ये बताइए 70 लाख लोग ये कहां से आ गए एकदम से। और इसी तरह से 40 लाख वोटर जो हैं वो बढ़े हुए मिले हरियाणा लोकसभा और स्टेट इलेक्शन के अंदर। तो इस बात का जवाब तो ना तो इलेक्शन कमीशन दे रही है ना सरकार दे रही है। हिमाचल और कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनती, दिल्ली में आपकी सरकार बनती है, तो ईवीएम में वहां भी गड़बड़ी होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने खुद इस बात को आपको स्वीकार किया, भाई हमें नहीं पता ये किस प्रकार से इसको करते हैं। अब कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं भाई पिछली बार चिरंजीव ने चुनाव जीता था तब ये ईवीएम कहाँ चलेगी। पर मैं आपको जो बता रहा हूं, भाई हो सकता है हम गलत हो सकता है भाजपा गलत है, पर इसको साफ कैसे किया जाएगा। आज लोगों के दिमाग में ये बात कर गई है कि हम कितनी ही वोट डाल दें आएगी तो बीजेपी। तो उस भ्रम को दूर करने का काम किसका है? उस भ्रम को दूर करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम में होती है नहीं होती है, पर इसकी क्लैरिटी कैसे आएगी देश को कि हमारा डेमोक्रेसी आज भी उतना मजबूत है। तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। नहीं, उसमें सीईसी का कमिश्नर का दोबारा से सिलेक्शन होना है। एक अमित शाह बैठ जाएगा, मोदी बैठ जाएगा और मैं बैठ जाऊंगा, तो 2:1 हो जाएगा। तो उसका कोई मायने नहीं है।
हाँ, अगर सीजीआई बैठता तो बहस होती कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो देखिए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सरकारें गिराई जा रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में गिराई हो, चाहे मध्य प्रदेश में गिराई हो, गोवा में गिराई हो, और दिल्ली में मैं आपको आज बता रहा हूँ सेटिंग करेंगे। तो आपने मारने बीजेपी आ रही मैं कह रहा हूँ सेटिंग करेंगे, तो सेटिंग से आ रही है। देखो जो भी करेंगे सेटिंग करेंगे। देखो दिल्ली की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर करेगी, हमारा वोट ये तो बैंक मैंने जो बता है दिया। वो बढ़ेगा। और जहां तक बात ये है, आज तो ये हर जो वोटर है या हरियाणा में बैठा हुआ व्यक्ति भी ये कह रहा है कि भाई केजरीवाल को हराने के लिए हर हथकंडा बीजेपी अपनाएगी, क्योंकि भाई ये आज एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है प्रधानमंत्री के लिए। भाई गांधी के ऊपर टारगेट पे नहीं, भी केजरीवाल मैं बताता हूँ ना आपको, आज एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है देश भर के अंदर कि मोदी ये कहता है कि मेरा डंका पूरे विश्व में बजता है, और दिल्ली को ही वो नहीं जीत पा रहे 15 साल से। तो आज उनके ऊपर ये लग गया है कि मैंने किसी भी तरीके से जीतना है। और अगर ये ईवीएम की हैक सच है, जो मुझे कई विधायकों ने राजस्थान ने ही बताया और देश भर में भी लोगों ने मुझे बताया कि भाई ऐसा कुछ चक्कर ये लोग चलाते हैं, तो हो सकता है दिल्ली में भी ऐसा कुछ चला दें।